हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य के व्याख्यात्मक प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी व्याख्या है या फिर जो भी प्रश्न बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट प्रश्नों आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कुम्भलमाल कथा के रचनाकार कौन है? बताना है। प्रश्न है, कुम्भलमाल कथा के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है उद्योतन सूरी है, मीरतुंग है, दामोदर शर्मा है, हेमचंद है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। उद्योतन सूरी के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना कुम्भलमाल कथा की रचना की गई है। साथ ही इसकी व्याख्या को देखेंगे। कुम्भलमाल कथा 9वीं सदी में रचित उद्योतन सूरी की रचना रही है। आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। इसमें तत्कालीन प्रचलित बोलचाल की भाषा के नमूने मिलते हैं। महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि बोलचाल की भाषा के नमूने किसमें मिलते हैं, तो कुम्भलमाल कथा में मिलते हैं। प्रबंध चिंतामणि मीरतुंग की रचना है। युक्तवृत्त दामोदर शर्मा की महत्वपूर्ण रचना है और शब्दानुशासन कुमारपाल चरित हेमचंद की प्रमुख रचना रही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉर्ट आउट होता है। और इसके बाद प्रश्न दूसरा है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है किस प्रकार की है, ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन है पहेलियों का संकलन है, कह मुरब्बियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजन परक रचना है। मूल रूप से जो अमीर खुसरो हैं, मनोरंजन परक रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने, लेकिन बताना है कि इनकी जो रचना है खालिक बारी वो किस प्रकार की है। तो आंसर जो होगा इनका सी सही हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है। साथ ही इनकी जो भी रिलेटेड रचना है वो भी देख लेते हैं। खालिक बारी हिंदी फारसी शब्दकोश है। ठीक है। इसके बाद हालात ए कन्हैया है दूसरी रचना। तीसरी रचना है नजराने हिंदी है, पहेली मुरब्बियाँ हैं, दो सुपने इत्यादि ये महत्वपूर्ण इनकी रचना रही हैं 5। ठीक है। तो आप अपने नोट्स में ज़रूर इन रचनाओं को मेंशन करके रखिएगा। साथ ही अमीर खुसरो को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक या कवि माना जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर है 3, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ही महत्वपूर्ण पदावली के विषय में जीव और परमात्मा का रूपक इन्होंने माना है। देख लेते हैं इनकी व्याख्या को। आनंद कुमार ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ठीक है। इसके साथ निराला ने पदावली को नागिन की लहर माना है। विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस की सिद्धबाग कवि कहा है। ठीक है। ये इस प्रकार से इनके प्रमुख इनसे रिलेटेड तथ्य हैं, तो आप इनको जरूर मेंशन करके रखिएगा। साथ ही सर्वप्रथम ग्रेशन ने ही विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। मानक बोला जाता है, प्रश्न बनता है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है, तो ग्रेशन ने माना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? अच्छा सा प्रश्न है। सिंधी भाषा का विकास किस बोली से माना जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण है, पिशाची है, मागधी है, अर्धमागधी है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ब्राह्मण को ही हिंदी सिंधी भाषा का विकास माना जाता है ब्राह्मण से। दूसरा है पैसाची जाति से संबंधित भाषा है। मागधी बिहारी हिंदी है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी को कहा जाता है, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संकलित नहीं है? ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताना है कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, तो 22 भाषाओं में कौन सी भाषा है जो नहीं है? पहला है डोगरी है, संथाली है, बोडो हो और भोजपुरी है। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये तीनों ही भाषाएं संकलित हैं और भोजपुरी लगभग इस पर विचार चल रहा है संकलन करने के लिए, तो शायद भविष्य में कभी हो जाए संकलित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नॉर्मल सा प्रश्न है। अब कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अपमान है, अपराध है, अपयश है और अपमति है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अपराध में
उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में अपराध का प्रयोग हुआ है। अपमान में भी हुआ, अपयश में हुआ, अपमति में हुआ है। ठीक है, बाकी ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द है अपराध। ठीक है, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद शब्दरस रचना के रचनाकार कौन है? अच्छा सा प्रश्न है ये, अपने नोट्स में इस प्रश्न को जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ऑप्शन है मुल्ला बजई है, कुली कुतुब शाह हैं और ईशा अल्लाह खां है, सैयद हुसैन खां है। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। मुल्ला बजई के द्वारा ही शब्दरस रचना की गई है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या है शब्दरस 1635 ईस्वी में दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध रचनाकार मुल्ला बजही की कृति है। यह उर्दू साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। 2 तथ्य इसमें मिलते हैं, क्योंकि ये इसका एक तो 1635 में दक्खनी भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और दूसरा है कि यह उर्दू साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और मुल्ला बजही भी उर्दू साहित्य के ही एक कहीं ना कहीं कवि रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन है 1800 ईस्वी है, 1805 ईस्वी है, 1857 ईस्वी है और 1900 ईस्वी है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, और साथ ही कलकत्ता में। और इसमें हिंदुस्तानी भाषा का जो प्रथम प्रोफेसर बने हुए थे वो जॉन गिलक्रास्ट को बनाया गया था। साथ ही इस कॉलेज में लल्लू लाल और सदन मिश्र की नियुक्ति अध्यापक के रूप में की गई थी। तो आंसर इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो हमको मिल गए हैं, जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य के 4 स्तंभों में माने जाते हैं महत्वपूर्ण कवि। इसके बाद प्रश्न बनता है, प्रश्न है 9, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है, बेकसी का मजार बहुत बार रिपीट हुआ है हमारे प्रश्न एग्जाम में। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुर्सेन शास्त्री और विष्णु प्रभाकर। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के द्वारा ही महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की गई है बेकसी का मजार। देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं। बेकसी का मजार 1957 में लिखा गया है। विदा और विप्तगाय इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के प्रमुख ये उपन्यास हैं। विप्तगा और विदा बहुत ही आता है। शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, एकता नेमिस्टन, ये अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। दूसरा है मंदर की नर्तकी, आलमगीर, खगास और अमर अभिलाषा चतुर्सेन शास्त्री के हैं। ठीक है, निशिकांत, स्वप्नमयी, दर्पण, व्यक्ति, अर्धनारीश्वर आदि विष्णु प्रभाकर के प्रमुख उपन्यास हैं, तो इनको भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन रहे हैं? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता है निकलता है जिसमें सरस्वती पत्रिका के विषय में नहीं पूछा जाता हो। तो पेज हमारा हिल गया था, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक प्रथम रहे हैं वो हैं ऑप्शन श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास के द्वारा ही प्रथम संपादक माने जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। सरस्वती पत्रिका का आरंभ 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काशी से ये प्रकाशित हुई थी महत्वपूर्ण पत्रिका। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास और कीर्ति प्रसाद और किशोरी लाल, ये प्रमुख 5 कवियों के साथ ही इसका संपादन किया गया था। लेकिन मूल रूप से इसे श्याम सुंदर दास को ही माना जाता है प्रथम संपादक, क्योंकि ये एक सहायक के रूप में रहे थे। ठीक है, इसके बाद 1903 में जो इसका प्रकाशन हुआ था, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, और ये 1920 तक इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, काव्य हेतु की व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। अच्छा सा प्रश्न है, हमारा काव्य शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन है परिश्रम है, शब्द ज्ञान है, लोक ज्ञान है और प्रगाढ़ पंडित है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो होगा हमारा सब भी सही हो जाएगा, शब्द ज्ञान। देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है, काव्य हेतु मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। हमारे काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के काव्य हेतुओं का उल्लेख किया हुआ है। पहला है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है वो शब्द ज्ञान से लिया गया है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? मनोविश्लेषणवादी हमें विचारक बताने हैं कौन से हैं, और जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है एडलर हैं, फ्राइड हैं, जुंग हैं और सात्रे हैं। तो आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा। सात्रे एक मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है, यह एक अस्तित्ववादी विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यह अस्तित्ववादी हैं। तो आंसर हमारा जो होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न को देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है, वेदंग भंगी भड़ित किसका सूत्र है? अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और छूट गया है। ठीक है, सॉरी। काव्य के गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। काव्य के जो गुण हैं उनके प्रतिष्ठापक कवि कौन हैं, ये बताना है हमको। ऑप्शन है रुद्रट हैं, दंडी हैं, वामन हैं, अपदीक्षित हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन के साथ हम अपनी इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। वामन को काव्य के गुणों का प्रतिष्ठापक माना जाता है। साथ ही देखेंगे इसकी व्याख्या को। काव्य के गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। वामन ने गुणों को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, वामन के कभी कभार ये भी आता है कि वामन ने कुल कितने काव्य के गुण माने हैं, तो और कितने भेद किए हैं। तो दोनों ही रूपों से आप अपने इसको याद रखेंगे। तो इन्होंने 2 भेद किए हैं और 20 टोटल 20 इन्होंने माने हैं काव्य के गुण। ठीक है, विभक्त करके 3 गुणों की कुल संख्या 20 मानी है। भरत मुनि ने 10 मानी है और अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन ने प्रसाद, माधुर, ओझ 3 माने हैं। कोई कोई लोग इसे 3 मानते हैं, मोस्टली तो 3 ही महत्वपूर्ण हैं, और जो जिनमें हैं अभिनव गुप्त, मम्मट और आनंदवर्धन। लेकिन प्रतिष्ठापक के रूप में अगर कहा जाता है तो वामन का ही काव्य के गुण महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो आप तीनों ही रूपों से याद करिएगा। ठीक है, और भरत मुनि का भी आता है कि भरत मुनि ने कुल कितने काव्य के गुण माने हैं। तो भरत मुनि ने टोटल 10 माने हैं काव्य के गुण। तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वेदंग भंगी भड़ित किसका सूत्र है? अच्छा सा प्रश्न है, वेदंग भंगी भड़ित। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है। ठीक है, ऑप्शन है कुंतक हैं, भोज हैं, राजशेखर हैं, पंडित जगन्नाथ हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। कुंतक के द्वारा ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है वेदंग भंगी भड़ित का। और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जो सूत्र हैं वो भी हैं। वेदंग भंगी भड़ित का इसका जो अर्थ होता है चमत्कारपूर्ण कथन है, और कुंतक ने माना है, ये सूत्र दिया है। दूसरा है अदोष निर्दोष गुणात्मक काव्यम लड़कार अलंकृतम, भोज ने दिया है ये सूत्र। दूसरा है तस् कवे कर्म स्मृति काव्यम, राजशेखर का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, तो ये जगन्नाथ का है। महत्वपूर्ण ये सारे सूत्र हैं, आप इनको जरूर याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सूत्र भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से कवियों में किस पर पड़ा है? ठीक है, ये बताना है कि हठ योग का जो प्रभाव है वो निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है स्वंभू पर पड़ा है, घांग भंडरी पर पड़ा है, गोरखनाथ पर पड़ा है, या फिर अद्धड़ माड़ पर पड़ा है। तो जैसा कि कहा जाता है कि नाथों पर हमारा हठ योग का जो सिद्धांत चलता है, वो हठ योग सिद्धांत हमारे नाथ जो संप्रदाय के लोग थे, नाथ संप्रदाय के जो योगी थे, उन पर ही कहीं ना कहीं लागू होता है। तो नाथ पंथ का मूल बौद्ध वज्रयान शाखा से है। बौद्ध सिद्ध में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग को प्रवर्तित किया है। और षटकोप महत्वपूर्ण ये आता है, षट चक्र। ठीक है, षट चक्र वाला योग मार्ग चलाया था। और प्रश्न बनता है कि षट चक्र वाला योग मार्ग किसने चलाया था? तो ये नाथ पंथियों ने चलाया था। नाथ पंथ की स्थापना, नाथ का प्रचार प्रसार भारत के पश्चिमी भागों में मुख्यतः राजपूताना जो पंजाब में लोग समुदाय के लोग थे, उन्होंने किया था। तो आंसर इसका जो होगा सी सही हो जाएगा, गोरखनाथ के द्वारा ही हठ योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हिंदी साहित्य जगत में। तो बताना है कि कौन सा उनका जो सिद्धांत है वो नहीं है। विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, दूसरा हृदय की मुक्तावस्था, वृद्धों का सामंजस्य, ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट सही, विसंगति बोध
नहीं इनका सिद्धांत है, बाकी तीनों ही इनके हैं। हृदय की मुक्तावस्था, लोक मंगल की साधनावस्था और वृद्धों का सामंजस्य, ये तीनों ही इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। साथ ही इनकी व्याख्या को भी देखते हैं। लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था तथा विरुद्धों का सामंजस्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होता हुआ हिंदी साहित्य में आया। यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। इसका पर्याय है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। और आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने, जीवन जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है। सब कुछ बेमेल तथा बेनामी है। यह विसंगति बोध है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन प्रमुख 3 सिद्धांतों के आधार पर अपना साहित्य को 3 सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर है 17 और इसमें है निम्नलिखित में से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संकलन त्रय में बहुत बार आता है। बताना है कि संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। समय संकलन है, स्थान संकलन है, कार्य संकलन है और प्रभाव संकलन, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी सही। प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती है संकलन त्रय में। बाकी ये तीनों ही आते हैं, समय, कार्य, स्थान। तो संकलन त्रय में अगर पूछा जाए कि संकलन त्रय में कौन नहीं आता है तो समय, कार्य, स्थान, ये तीनों ही आते हैं संकलन त्रय में। बाकी जो नहीं आता है वो प्रभाव नहीं आता है। ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता कौन है। अच्छा सा प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा। ऑप्शन है अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा हैं, नागेंद्र हैं और भागीरथी हैं। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा कहीं ना कहीं जातिवादी और अवधारणा से रिलेटेड एवं जाति प्रथा समाजवाद से रिलेटेड इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, आचार्य रामविलास शर्मा। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता जो हैं प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। भारतेंदु के संदर्भ में इन्होंने कहा है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता की जाति साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार से प्रेमचंद के संबंध में भी कहते हैं, प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश और जनता का पर गर्व होता है। यह जाति संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद सवार रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रमुख कथन एवं तथ्य दिए हैं। आप तथ्यों को भी याद रख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं ना कहीं जातीय परंपराओं से रिलेटेड या फिर समाजवादी विसंगतियों से रिलेटेड जो भी कथन मिलते हैं, जो भी तथ्य मिलते हैं, तो वो राम कुमार वर्मा के ही मिलते हैं मोस्टली। तो आंसर जो होगा हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। बताना है कि भाषा और संवेदना एक आलोचनात्मक रचना रही है, किसकी है ये बताना है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त हैं, रमेश चंद्र शाह हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, विजयदेव नारायण स्वामी हैं। तो आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ही भाषा और संवेदना की रचना की गई है। देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएँ और कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएँ हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काव्य और भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की है। इनका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उनकी संवेदना निखरती है। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा संवेदना 1964 और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। अच्छा सा प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास हैं, जगमोहन ठाकुर हैं, बालकृष्ण भट्ट है, लज्जाराम मेहता हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा हमारा सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की गई है नूतन ब्रह्मचारी। देख लेते हैं इनके प्रमुख महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से रहे हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1986 में, एक अजान सौ सुजान 1992 में और रहस्य कथा अपूर्ण रहा है इनका। और बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों के चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। इस प्रकार से इन्होंने ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं और जिसमें नूतन ब्रह्मचारी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। तो आज इतना ही। थैंक यू।